हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए कंट्रोलिंग का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने कंट्रोलिंग का पार्ट 1 डिस्कस करा था, जहां पर हमने कंट्रोलिंग के मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी। आज के वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ कंट्रोलिंग चैप्टर को फिनिश और कंप्लीट भी करने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है, जी हाँ, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो 2021 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें ये टॉपिक एडिट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इन केस अगर आप सीबीएसई बच्चे हैं तो ये 5 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो कंट्रोल प्रोसेस है, कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो आप पढ़ सके। राइट, अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जहां पर एनसीईआरटी ही फॉलो हो रही है, उनमें ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो वो बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल के लिए डिलीट कर दिया है, लेकिन अगली बार 2022 में जो बोर्ड होगा उसमें वापस ये इन्वॉल्व हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंट क्यों है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। क्यों कहा जाता है कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकता, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग नहीं हो सकता, क्यों एक दूसरे की इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है, उसके लिए 2-3 पॉइंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला देखिए, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये दोनों कैसे सिमिलर है। इन प्लानिंग वी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट मस्ट बी डन। देखिए, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो 2-3 चीजें हम देखते हैं। व्हाट इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं जब भी हम प्लानिंग करते हैं। राइट, क्योंकि हम प्लानिंग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किस रिसोर्सेज के थ्रू करेगा, ये हम प्लानिंग में देखते हैं। कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद प्लान and if there is any deviation taking preventive measure to stop that deviation। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, कंट्रोलिंग में मेजर जो टास्क होता है, मेजर जो काम होता है एक मैनेजर का, वो ये होता है कि जो भी काम हो रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करे, हमारा जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसके साथ। अगर इन केस जो हमने सोचा था वैसा हमारे साथ नहीं हो रहा है या वैसा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो जो डिविएशन है, जो अंतर है, उसको करेक्टिव एक्शंस लेके ठीक करे। राइट, यही मतलब है कंट्रोलिंग का, कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको पास्ट परफॉर्मेंस के साथ मेजर करे या स्टैंडर्ड के साथ मेजर करे, और देखे अगर कोई डिविएशन है तो उसको करेक्टिव एक्शन लेके मेजर करे। हो रहा है बच्चों क्लियर। देखिए, ये है हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट। इन दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। ये अच्छे से पढ़िएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे से लिंक करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे इस पॉइंट पे। द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यहां तक क्लियर हो रहा है। कंट्रोलिंग क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल में हो रही है परफॉर्मेंस और जो हमने सोची थी, उनके बीच में डिफरेंसेस देखता है कि जो सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं। द बेस फॉर कंपैरिजन, द बेस फॉर कंपैरिजन और द यार्डस्टिक टू चेक इज गिवन बाय प्लानिंग टू कंट्रोलिंग फंक्शन। मतलब कंपैरिजन का जो यार्डस्टिक है, मतलब बिना अगर हम प्लानिंग नहीं करते, मान के चलिए, या सिंपल सी भाषा में, अगर भैया कुछ प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कंट्रोल क्या करोगे। राइट, और अगर कंट्रोल मतलब अगर प्लानिंग कर ली है तो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोलिंग भी जरूरत है। इसलिए बोला गया है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पूरा बच्चों क्लियर, सिंपल सी भाषा में मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपने प्लानिंग कर लिया, राइट, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, मान के चलिए आपने वर्कर्स को, मतलब आपने टॉप लेवल में अपना प्लानिंग कर लिया, ये करना है, ऐसे करना है, ये करेगा, वो करेगा, आपने काम भी दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं ओवरसी करा, ये लुक आफ्टर नहीं करा, देखा नहीं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करा, जो भी कमियां थी, वेस्टेज हो रहे थे रिसोर्सेज के, उनको ठीक नहीं करा, तो हमारा गोल अकम्प्लिश नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। तो प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, कंट्रोलिंग भी उसके साथ होनी चाहिए, तभी गोल अचीव होगा। और सिर्फ कंट्रोलिंग कैसे करोगे अगर बिना प्लानिंग ही नहीं होगी? तो प्लानिंग होगी तभी तो कंट्रोलिंग होगी। तो कंट्रोलिंग जो है अधूरा है बिना प्लानिंग के, राइट। और प्लानिंग भी
प्लानिंग भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी कंट्रोलिंग के, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड बोला गया है। हो रहा है बच्चों क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए थर्ड पॉइंट है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब दोनों को बोला गया है, प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है। कैसे? देखिए, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज द मैनेजर लुक्स बैक प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट इट्स डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए मैनेजर को पास्ट परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, स्टैंडर्ड देखना पड़ता है जो कि पास्ट में हमने सेट करा था और सोचा था कि हमें ये प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड को हमें कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, तो हमने बैकवर्ड लुकिंग बैक पीछे देखना पड़ा। प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग, क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। अगर मान के चलिए कोई भी अंतर आता है, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, कोई भी कमी आती है किसी प्लान में, तो वहां पर वो ठीक होती है। और हम जब भी आगे के लिए प्लानिंग करते हैं तो पीछे जो हमसे गलती हुई है, जो पास्ट में गलती हुई है, उनको भी हम ठीक करके ही आगे की प्लानिंग करते हैं। नहीं तो क्या होगा, सेम मिस्टेक आप रिपीट करते रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो प्लानिंग भी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही होती है, ताकि आगे फ्यूचर में जाके हमसे वो गलती नहीं हो जो पहले हो चुकी है। आधा क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। सिंपल है ये तो, कि भाई फ्यूचर के लिए प्लान्स प्रिपेयर होते हैं, इसलिए वो फ्यूचर लुकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द रीजन फॉर डिविएशन एंड सजेस्ट द मेजर्स सो दैट द डिविएशन डू नॉट अकर इन फ्यूचर। अब देखिए, कंट्रोलिंग में क्या सिर्फ यही है कि हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें? ये तो है ही, लेकिन एक साथ एक चीज और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भी डिविएशन आता है, जो भी अंतर होता है, जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बीच में जो डिविएशन आता है उसको ठीक कर कर सही करने का काम भी कंट्रोलिंग का ही है। तो वो जो सही करता है वो फ्यूचर के लिए तो ठीक करता है, राइट? ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स सो दैट दीज डिविएशन डू नॉट अकर इन फ्यूचर। जो अंतर हैं वो फ्यूचर में ना आए, इसकी वजह से ही तो जो डिविएशन, जो अंतर होते हैं, उनको ठीक करके प्रोसेस को वापस इंप्लीमेंट करा जाता है कंट्रोलिंग में। यस और नो? तो इस वजह से कंट्रोलिंग हमारा क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि जो डिविएशन ठीक कर रहे हैं हम, वो फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमारे गोल्स अचीव करने में हमें दिक्कत नहीं आए। मान के चलिए कोई गलती हो भी गई है इस बार, फ्यूचर में वो गलती ना आए, इसलिए हमें डिविएशन को करेक्टिव मेजर्स लेके ठीक भी करना पड़ेगा। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? कंफ्यूजन है कोई? एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, ये जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 ही पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं, रिमेंबर करने हैं। इन नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके पास। अगर चाहिए नोट्स तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मैं फुल सिलेबस के नोट्स आप बच्चों के लिए अवेलेबल कराने वाला हूँ। वो पेड होंगे नोट्स, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब अगर आप सीबीएसई बच्चे हैं, जो 2020 और 21 के बोर्ड एग्जाम है जिन बच्चों के, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा हर प्रोसेस की तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहला जो हमारा स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहला देखिए, अगर आप अभी तक कंट्रोल मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, तो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस तो हमारा एक रिवीजन है, राइट? सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको एक स्टेप बाय स्टेप पैटर्न में हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना। बिल्कुल ठीक है भैया, स्टैंडर्ड तो बनाओगे ना, मतलब ये है हमारा कि भाई हम शुरुआत से ही एक प्लान करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमें चाहिए क्या, राइट? ये डिसाइड करने के बाद ही एक्चुअल में आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, राइट? तो सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं? स्टैंडर्ड मींस टारगेट और द यार्डस्टिक। यार्डस्टिक मतलब मेजर करने का टूल अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड कैसे सेट करने हैं, हमें रिसोर्सेज का ध्यान रखना है। एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप इन न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म। स्टैंडर्ड ऐसे सेट करने चाहिए ताकि हम उनको मेजर करके देख सकें कि हमने सोचा ये था और एक्चुअल में ये प्रोड्यूस हो रहा है। यस और नो? चलिए सेकंड पॉइंट है या सेकंड स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। पहला क्या था, स्टैंडर्ड सेट कर लिए, दूसरे में है परफॉर्मेंस को मेजर करना। आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज मेजर्ड बाय इवेलुएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। अब क्या होगा, वर्क मतलब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एम्प्लॉय का वर्किंग बिहेवियर मेजर करा जाता है और एक्चुअल वर्क मेजर करा जाता है कि एम्प्लॉय एक्चुअल में कितना काम कर रहे हैं। वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज केप्ट इन माइंड, राइट? दोनों चीजें हैं,
एक होता है क्वांटिटेटिव कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3, एक दिन में 500 यूनिट्स बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं वर्कर्स, वो ध्यान में रखना है। प्लस किस क्वालिटी की बना रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ क्वालिटी में ही ध्यान दिया जाता है कि बेस्ट बनाओ बेस्ट बनाओ, वहां पर क्या होता है एक दिन में सिर्फ 10 ही यूनिट्स बन रही है। कई जगह सिर्फ क्वांटिटी में फोकस करा जाता है तो 1000 यूनिट्स बन रही हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही घटिया है, बहुत ही अच्छी नहीं क्वालिटी है उनकी, राइट। तो मेजर फोकस क्या होना चाहिए, दोनों में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजों में फोकस होना चाहिए। उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए हमारी वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। पहला हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, हमें कैसे काम चाहिए, क्या वर्क करना है, कैसा वर्क करना है, प्लस हम अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेजर करने चालू कर देते हैं वर्कर्स की, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं, राइट। थर्ड है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब वो काम आ गया है जब हमने स्टैंडर्ड जो सेट करा है, मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड को हम अब कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो परफॉर्म हुआ है, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है, हम उसको कंपेयर करके देखेंगे जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही है या नहीं, राइट। After measuring the performance, the manager compares the actual performance with the planned performance and standard. If there is a match in them, मतलब मान के चलिए हमने सोचा था कि दिसंबर 1 2020 तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए, और जब दिसंबर 1 आया तो हमने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 यूनिट्स बन चुकी हैं। तो कंट्रोलिंग की वहां पर कहीं पर भी जरूरत नहीं है। If there is a match in both, then controlling functions and their only controlling function वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था और जो एक्चुअल में हम परफॉर्म कर रहे हैं या एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दोनों सिंक में हैं, एक साथ चल रहे हैं, सिमिलर हैं, राइट। लेकिन कंट्रोलिंग की जरूरत कहां पड़ेगी, बट इफ देर इज अ मिसमैच और डेविएशन, देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है 1 दिसंबर 2020 तक, तब कंट्रोलिंग की जरूरत है। अगर नहीं हो पा रही है, मान के चलिए 5,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई है, जो मैनेजर होगा, जो कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंट्रोलिंग करता है, सुपरवाइजर है, वो मेक श्योर करेगा किसकी वजह से या किस चीज की वजह से, किस रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारा ये गोल, हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको ठीक करा जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेप में है हमारे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन क्या है, जो मैंने बताया आपको, 10,000 1 दिसंबर 2020 तक यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, लेकिन किसी भी केस से नहीं बनी है, राइट। अगर बन जाती तो 4th स्टेप तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा 1st, 2nd, 3rd स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन अंतर आ रहा है, 5,000 यूनिट्स ही बनी है इंस्टेड ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो डेविएशन को एनालाइज करेंगे अब यहाँ पर। डेविएशन कितने का आ गया, 5,000 का हमारा डेविएशन आ गया। तो मैनेजमेंट मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन 2 कैटेगरीज विच नीड टू बी अटेंडेड अर्जेंटली इन 1 कैटेगरी एंड माइनर डेविएशन इन अदर कैटेगरी। द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पर जो भी अंतर आए हैं, जो भी डेविएशन है, जिस वजह से भी डेविएशन आए हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मतलब हमको पता लगे कि 5,000 का हमारे पास डेविएशन है। अब ये जो डेविएशन आया है उसका मेजर रीजन क्या है और माइनर रीजन कौन कौन से हैं, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, राइट, जिससे इजीली हम डेविएशंस पे काम कर सकें। उनको ठीक करने के 2 हमारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसमें क्या होता है, इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज, KRS, key result areas, and if there is an deviation in these key areas, then it must be attended urgently। मतलब हम एक key areas कर देंगे, राइट। फ्यूचर में डेविएशन ना आए, या जो डेविएशन हम ठीक करके वापस लगाने वाले हैं या इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसमें डिफरेंसेस वापस ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर लेंगे कि मैन पावर से रिलेटेड अगर कोई भी हमारे डिफिकल्टी आती है तो ये हमारे KRA है, मतलब की रिजल्ट एरिया है। अगर मैन पावर में दिक्कत आएगी, हमारे पास वर्कर्स पूरे नहीं होंगे उतनी यूनिट्स बनाने के लिए, तो हमें अर्जेंट उनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारे की रिजल्ट एरिया। हो रहा है बच्चों क्लियर? इट मीन्स फोकस ऑन सम की एरियाज। तो हमारा मैन पावर एक की एरिया हो गया, मनी हमारा एक की एरिया हो गया। पैसों में अगर कमी आती है, रिसोर्सेज में कमी आती है, तो हम ये हमारा की एरियाज है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। अगर ठीक कर दिया तो एक्चुअल में
और हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिविएशन नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर माइनर डिविएशन। जो छोटे मोटे डिविएशन है, कोई वर्कर एक दिन नहीं आया, एक दिन वर्कर को सैलरी नहीं मिली, ये छोटी छोटी चीजें हैं, राइट। Rather he should concentrate on removing deviation of high degree। मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, उनका ध्यान सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही होना चाहिए। जो लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको डेलीगेट कर देना चाहिए सबऑर्डिनेट्स को या फिर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको, ताकि छोटे मोटे काम वो देख सकें और जो मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट डिविएशन में ही या उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में ही अपना टाइम पूरा स्पेंड करें, राइट। इसके लिए एक स्लोगन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एवरीथिंग वी एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे तो सब कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा और सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो मैनेजर्स को मतलब स्पेसिफिक कर देना चाहिए कि क्या उनको फोकस करना है और क्या उसको डेलीगेट या लेट गो करना है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये दो चीजें हैं, दो मेथड है जिसके थ्रू हम दोनों में क्या है, की रिजल्ट एरिया पे फोकस करना है। मैनेजमेंट का अटेंशन जो डिविएशन की प्रॉब्लम है मेजर उस पे ही होना चाहिए और जो छोटे मोटे मैटर हैं वो डेलीगेट कर देने चाहिए सबऑर्डिनेट्स को या लोअर लेवल मैनेजर्स को। पूरा बच्चों क्लियर। अब हमें डिविएशन करेक्ट या ठीक करने के मेथड भी पता लग गए हैं दो, एक तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड या कंट्रोल और दूसरा है MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके थ्रू क्या होगा, डिविएशन फ्यूचर में नहीं आएंगे, डिविएशन हम ठीक कर देंगे। और हमारा फिफ्थ स्टेप होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब हमने समझ लिया है क्यों हो रहे थे डिविएशन, किस वजह से हो रहे थे, इस रीजन से हो रहे थे, दो मेथड की वजह से। अब क्या होगा, उन चीजों को ठीक करना। अगर वर्कर्स की कमी हो रही है तो नए वर्कर्स को एम्प्लॉय करना, पैसों की कमी है तो मैनेजमेंट को फाइनेंस के बजट ज्यादा देना, राइट। और कोई इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रखना, रिसोर्सेज में कमी है रिसोर्सेज प्रॉपर प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डिविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन फॉर सच डिविएशन एंड ट्राइंग टू रिमूव द डिविएशन इन फ्यूचर। अब उसको ठीक करने की बारी होती है टेकिंग करेक्टिव एक्शन में, ताकि ये जो गलतियां हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्ड और डिजायर्ड परफॉर्मेंस में या एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो कमी हमारी हो गई है वो नहीं हो। इसलिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। जो गलती हमसे हो गई है उसको ठीक कर कर वापस से इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो उसमें हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में डिविएशन ना आए। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने कंट्रोलिंग चैप्टर भी हमारा कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमने एक तो प्रोसेस पढ़ लिया, प्लस प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।